हेलो दोस्तों, आप सभी का एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी में स्वागत है। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 7 रहने वाला पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इसमें पौधे और जंतुओं का संरक्षण, तो इसका हमने कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करा दिया एक वीडियो में। पहले आप उस वीडियो को देखिए। यहाँ हम अभ्यास प्रश्न कराने जा रही हूँ, तो बाद को आप अभ्यास प्रश्नों को अगर करते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होती। पहले हमें चैप्टर को एक बारीकी से समझना होता है, उसे पढ़ना होता है। उसके बाद अगर हम अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होती, तो हम अभ्यास प्रश्न बहुत आसानी से कर लेते। तो इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न आपको कराने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हो, पहले हमारे उस वीडियो को आप देखिए, फिर इसमें हमारे अभ्यास प्रश्नों को देखिए। तो इसमें हम आपको अभ्यास प्रश्न कराने जा रही हूँ और करते हैं, देखते हैं दोनों साथ में कि हमारे अभ्यास प्रश्न क्या रहने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट अभ्यास प्रश्न क्या है? रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। जो हमारे रिक्त स्थान है उनकी हमें पूर्ति करने के लिए बोला गया। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं चिड़ियाघर कहलाता है। वह क्या कहलाता है? चिड़ियाघर कहलाता है। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं कहलाता है। वह चिड़ियाघर कहलाता है। खा देखते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज विशेष कहलाती है। क्या कहलाती? विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहलाती है। गा देखते हैं, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। किसके कारण? जो प्रवासी पक्षी होते हैं किसके कारण पलायन करते हैं? जलवायु में जब हमारी परिवर्तन होता है तो जी प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? पलायन कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट करिए। इसमें हमें अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला गया। कहा देखते हैं, वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उसके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। वह क्षेत्र जहाँ जो पक्षी होते हैं वह किसी भी विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। जब वन्य जीवन पौधे और जंतु संसाधन और क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। इसका खा देखते हैं, चिड़ियाघर वह अभ्यारण्य। चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य क्या पूछा गया? जहाँ कई सारे जानवरों को इकट्ठा रखा जाता है। चिड़ियाघर क्या होता है? जहाँ कई जानवरों को इकट्ठा किया जाता है, वह चिड़ियाघर कहलाता है। जैसे आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाता है। जैसे जहाँ हमारे इकट्ठे जानवरों को रखा जाता है तो वह क्या कहलाता है? चिड़ियाघर कहलाता है। तो इसी को आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, उन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहते हैं। इसका गा देखते हैं, संगठापन एवं विलुप्ति स्पीच। जो हमारा संगठापन है इसे देखते हैं, इसकी विलुप्ति की स्पीच क्या है? बाघ उन स्पीचीज से एक जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, जो मतलब विलुप्त समाप्त होते जा रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संकटापन एवं विलुप्ति स्पीच कहते हैं। वनस्पति जात एवं प्राणी जात क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र को वनस्पति जात कहते हैं। जो किसी विशेष क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वनस्पति जात कहते हैं। जबकि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र को प्राणी जात कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हीं को प्राणी जात कहते हैं। जो किसी विशेष क्षेत्र में पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन्हें हम वनस्पति जात कहते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या है? वनों उन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव है? चर्चा कीजिए। जो वनों उन्मूलन, जो वनों की समाप्ति होना, ये किसका प्रभाव है? इसका हमें क्या करना है? इस पर चर्चा करनी है। तो इसका क्या देखते हैं? का वन्य प्राणी, जो वन्य प्राणी क्या है? वनों उन्मूलन का वन्य प्राणी पर प्रभाव पड़ने से वन समाप्त हो रहे हैं। जो वनों उन्मूलन का क्या अर्थ है? जो प्राणियों पर है बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे जो वन हमारे समाप्त हो रहे हैं, इस पे क्या हो रहा है? वन के जो प्राणी हैं, वन में रहने वाले, उन पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। वनों की कटाई करके भूमि का कई कार्यों में उपयोग किया जाता है। जो हम वनों की कटाई करते हैं तो इनके कार्यों में बहुत उपयोग, इनके जो वनों की कटाई है तो वनों को काटने से हम कई कार्यों में उपयोग करते हैं। जो वन को काटते हैं, वनों की कटाई जंगली जीवों में प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देती है। जो हम वनों की कटाई करते रहे तो जंगली में जो जानवर जंगल में रहते हैं तो उनके हम आवास को नष्ट कर रहे हैं।
कर देते हैं। तो अगर हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं तो जंगल में जो जानवर रहने वाले हैं तो उनका आवास नष्ट होता जा रहा है, जिसके कारण जीवन की आवश्यकता की आपूर्ति नहीं होने के कारण उनकी संख्या घट जाती, जिसके कारण जीवन की आवश्यकता जो उनकी आवश्यकताओं की आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, मतलब तो उनके उसके कारण उनकी संख्या घटती जा रही है। देखते हैं पर्यावरण। वनों की कटाई पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देती है। जो वनों की कटाई होती है वह पर्यावरण के संतुलन को भी बिगाड़ रही है। पौधे के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी CO2 गैस होती है अवशोषित नहीं होती है और पर्यावरण में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और पर्यावरण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। पौधों की कमी के कारण ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। जो हमारी CO2 गैस होती, CO2 गैस होती, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी मात्रा अधिक होती जा रही है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। किस वजह से? कि हम पेड़ों की लगातार कटाई होती जा रही है। इस वजह से वनों की कटाई से नमी कम हो जाती है और वातावरण में तापमान हो जाता है। देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र जो गांव होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र उनके बारे में समझते हैं। क्या गांव अपनी कई जरूरतों की आवश्यकताओं को हर वनों से पूर्ति कर, जो गांव के लोग होते हैं वे वृक्षों को काटकर मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वनों की कटाई के कारण ग्रामीण की ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। साथ में जैसे ही वनों की कटाई से जंगल जानवरों का आवास खत्म हो जाता है, गांव की ओर भागते हैं, जिसमें ग्रामीण संसाधन को नुकसान पहुंचता है। शहरी और इसमें शहरी क्षेत्र देखते हैं। शहरी क्षेत्र के निवासी अपने क्षेत्र से स्थापित उद्योगों का उत्पादन वन से प्राप्त कच्चे उत्पादनों में करते हैं, लेकिन वनों की कटाई से शहरों में औद्योगिकरण सबसे अधिक प्रभावित होता है। जब वनों की कटाई होती है तो शहरों लोगों को बहुत अधिक प्रभावित उन्हें बहुत उद्योग मिलते हैं वनों की कटाइयों से। इसके साथ वनों उन्मूलन के कारण उत्पन्न हुआ प्रदूषण वातावरण भी शहरों को प्रभावित करता है। देखते हैं इसमें पृथ्वी वनोन्मूलन के कारण CO2 के उपयोग में कमी आती है। अगर हमारे वनों की लगातार कटाई जो होती रहती है तो इसमें क्या होती है, CO2 की लगातार उपयोग में कमी आती है। जो CO2 होती है वो ज़्यादा उपयोग अगर हम वनों को काटते रहेंगे तो हमारी CO2 की मात्रा में बढ़ती रहेगी, क्योंकि जो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर पेड़ ही कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो इसमें हम देखते हैं जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि CO2 पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। जो हमारी मतलब CO2 गैस होती है, वृक्ष ही क्या करते हैं, इसका प्रग्रहण कर लेते हैं, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्ण होता है। इसकी अगर वृद्धि होती है तो क्या होता है, विश्व उष्ण होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है। अब पृथ्वी के ताप में जब वृद्धि होती है तो क्या होता है, जल चक्र का संतुलन, जो जल चक्र होता है उसका संतुलन भी बिगड़ता है और वर्षा की दर में भी कमी आती, वर्षा भी कम होने लगती, जिसके कारण सब सूखा पड़ता है। जिसके कारण क्या होता है, जब हम वनों की लगातार कटाई करते हैं तो उसी के कारण सूखा भी पड़ता है, उसके कारण हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वनों को ज़्यादातर हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, पेड़ों की कटाई कम करनी चाहिए। जहाँ तक हो हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगर हम 4 पेड़ों को लगाते हैं तब हमें एक पेड़ अगर ज़्यादा ही ज़रूरत तो हम काट सकते हैं, वरना हमें जहाँ तक हो पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हमारी ऑक्सीजन ना कमी हो और हमारी CO2 की ज़्यादा मात्रा में वृद्धि ना हो। हमें ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी तो हमारी जो आगे की पीढ़ी है उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाना चाहिए। देखते हैं अगली पीढ़ी। वनों उन्मूलन के कारण हमारे आने वाली पीढ़ी पेड़ पौधों की हरियाली को देखने से वंचित रह जाएगी। देखो हम पहले ही समझा चुके हैं। तो इसमें पूछा गया कि अगली जो हमारी पीढ़ी होती है, अगर वन इस तरह से कटते रहे तो हमारी जो अगली वाली पीढ़ी आएगी तो वह क्या करेगी, हरियाली मतलब वन हरे भरे पेड़ पौधों को नहीं देख पाएगी। तो इससे वो लोग वंचित रह जाएंगे। वनों की कमी से उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, अगर वनों की कमी होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बहुत अधिक होगी। तो क्या होगा, तो जो उनके स्वास्थ्य होता है
स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। मतलब उनका पूरा जीवन प्रदूषण से ही बीत जाएगा। जो उनका जीवन होता है तो प्रदूषण से बीतेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? वनों को कम काटना चाहिए, वनों को बहुत ज़्यादा हमें वृक्ष लगाने चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि वृक्षों को बहुत ज़्यादा लगाएं और पेड़ों की बहुत कम मात्रा में कटाई करें, जिससे हमारी अगली पीढ़ी आने वाली है उसे कोई भी तकलीफ ना हो। तो हम कोशिश करते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, क्या होगा यदि हम वृक्ष की कटाई करते रहें? देखो इसमें पूछा गया क्या होगा अगर हम वृक्ष की लगातार कटाई करते रहे। तो इसमें देखते हैं हमारा उत्तर क्या है। यदि हम वृक्षों की कटाई लगातार करते रहें तो पर्यावरण का तापमान बढ़ जाएगा। अगर हम वृक्ष हैं तो वृक्षों की लगातार कटाई करते रहें तो क्या होगा? तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जंगल के जानवरों का आवास छिन जाएगा। जो जंगल में जानवर रहते हैं उनका आवास बिल्कुल ही छिन जाएगा। जो हमारे जानवर हैं वो जंगल में जो रहते हैं, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वो कहाँ रहेंगे? कहीं नहीं, उनका आवास ही छिन जाए, उनका आवास खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? पेड़ों को नहीं ज़्यादा काटना चाहिए। तो हमें किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? जानवरों को आवाज़ छिन जाएगा तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पेड़ों को ज़्यादा नहीं काटना चाहिए। देखते किसी जंतु का आवास वंचित हो। अगर किसी जंतु है उसका आवास बाधित हो, अगर वह अपने आवास से बाधित हो तो क्या होगा? यदि किसी जंतु आवास से बाधित हुआ तो जानवर विलुप्त होने लगेंगे। अगर कोई अपने आवास उसका नहीं हुआ तो वो क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह या विलुप्त हो जाएगा या उसकी संख्या खत्म ही हो जाएगी। तो क्या होगा? वो विलुप्त होने लगेंगे, वो समाप्त होने लगेंगे। तो देखते हैं मिट्टी की ऊपरी परत अनावृति हो जाए। अगर मिट्टी के ऊपर अनावृति का मतलब है ऊपर की परत हट जाए तो क्या होगा? यदि मिट्टी की परत अनावर्तित हुई तो पौधे के अनुचित पोषण के कारण उत्पादन में कमी हो जाएगी। तो अगर ऊपर की परत हट गई तो पौधे क्या होते हैं? हमारे उगेंगे नहीं। उत्पादन में कमी, उनके उगने में क्या होगा? कमी आ जाएगी। प्रश्न नंबर हम 5 देखते हैं, हमारा क्या है? संक्षिप्त में उत्तर दीदी। हमें इसमें क्या है? संक्षेप में उत्तर बताना है इनका। तो देखते हैं, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? जो हमारी जैव विविधता होती है इसका हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो हम देखते हैं, जैव विविधता से अभिप्राय है किसी क्षेत्र के विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों को विभिन्न प्रजातियों से है। इसका संरक्षण इसीलिए जरूरी है ताकि उनकी विलुप्ति होने से हमें बचाए। हमें क्यों उनका जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? जो हमारे जीव समाप्त होने की कगार पर जा रहे हैं तो उन्हें क्या होना? उन्हें इनसे हम जैव विविधता का संरक्षण करके हम क्या करते हैं? उन्हें बचा सकते हैं। देखते हैं, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों? जो संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं सुरक्षित है? तो देखते हैं क्या है। संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित इसीलिए नहीं है क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग वनों की अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर रहे हैं। मतलब उन्हें काट कर नष्ट कर रहे हैं। मानवीय विधियां जैसे अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जल वन पौधों की लकड़ी, ऐसी चीजों की वजह से अन्य जंतु परेशान हो रहे। जो हमारे जंतु हो रहे लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं, उनकी शिकार कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? जो हमारे जंतु हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं। इसका देखते हैं, कुछ आदिवासी वन जंगल निर्भर करते हैं। कैसे? जो कुछ आदिवासी होते हैं वो जंगल में रहते हैं। कैसे रहते हैं? ऐसी ऐसे इसीलिए होता है ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इनका जीवन जंगलों में ही जुड़ा है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि इनका जो जीवन होता है वह जंगल से ही जुड़ा होता है। वन आदिवासियों के लिए घर की तरह होता है। जो आदिवासी लोग होते हैं, अपने लोग जैसे घर में रहते हैं वैसे ही इनके लिए जंगल होता है, वन में रहना होता है। तो इनके लिए घर की ही तरह वन होता है। तो इसीलिए वह वन में रहते हैं। अपनी जरूरतों से जुड़ी सभी उत्पादन से वनों से ही प्राप्त कर। जो भी इनकी ज़रूरतें होती हैं आदिवासियों की, वो अपनी सारी ज़रूरतों को क्या करते हैं? वनों से ही प्राप्त कर लेते हैं। इसका देखते हैं, वनों उन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं। जो वनों उन्मूलन, पहले हम इसके कारक देखते हैं। वनों उन्मूलन का अर्थ है वनों समाप्त करने
प्राप्त भूमि अन्य कार्यों में उपयोग करना। जो हम वनों को समाप्त कर रहे हैं, अपनी भूमि में अनेक कार्यों में इनका उपयोग कर रहे हैं, वनों को काट के अपने कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। इनके उद्देश्य हैं जो वे निम्न है, देखते हैं क्या। कृषि के लिए प्राप्त करना, जो कृषि करते हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कृषि करने के लिए हम पेड़ों को काट देते हैं। वहाँ पे हम अपना जो किसान लोग होते हैं वहाँ पर अपना क्या करने लगते हैं, खेती करने लगते हैं। धान, गेहूँ, मक्का, चावल ऐसे फसलें उगाने लगते हैं और वनों को समाप्त कर देते हैं। घर एवं कारखानों का निर्माण, हम अपने घर या कारखानों को जो बनवाते हैं उनमें हम क्या कर रहे हैं, लकड़ी का उपयोग करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, घर एवं कारखानों का निर्माण करते हैं, उसमें उपयोग कर रहे हैं। फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग, जब हम फर्नीचर बनाते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, लकड़ी का उपयोग करने लगे। दावानल एवं भीषण सूखी वनों उन्मूलन से कुछ प्राकृतिक कारक हैं। इसके हम प्रभाव देखते हैं। प्रभाव इसके निम्नलिखित हैं, क्या है। पृथ्वी की ताप में वृद्धि होती है। पृथ्वी जो होती है उसके क्या होती है, उसकी ताप में भी वृद्धि हो रही। वर्षा की दर जो होती है उसमें भी कमी आ रही। मृदा के गुणों में परिवर्तन आ रहा है, जो मृदा है उसके भी गुणों में परिवर्तन आ रहा है। इसमें हम इसका आड़ा देखते हैं, क्या है। रेड डाटा पुस्तक क्या है, जो हमारी रेड डाटा पुस्तक है वो क्या है, देखते हैं। जिसमें सभी संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक होती है। इसका चार्ट देखते हैं। प्रवास से आप क्या समझते हो, जो प्रवास होता है उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पूछा गया। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों में एक निश्चित समय पर उड़ जाते हैं। जो प्रवासी पक्षी होते हैं तो क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों में निश्चित समय, जब उनका निश्चित समय होता है तो वो उड़ जाते हैं। वहाँ यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि मूल आवास से बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस जीवन यापन हेतु अनुकूलन नहीं होता है। मतलब क्या कहते हैं इसमें, जो उनके जीवन यापन हेतु उनका वो जगह उनके लिए क्या होती है, अनुकूलन नहीं होती। उसमें वो अनुकूलन मतलब अपने आप को उसकी तरह ढाल नहीं पाते। अनुकूलन का मतलब हम समझ सकते हैं कि उस जगह को अपने को उस जगह जैसा ढालना। कहीं भी हम गए तो उसको अपनों को उसी जगह की तरह ढाल लें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुकूलन। अगर हम उसको उस जगह को अपने को उस जगह जैसा नहीं ढाल सकते हैं, उस माहौल जैसा नहीं ढाल सकते, तो उसे क्या करते हैं, हम वहाँ पे अनुकूलन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ऐसे पक्षी जो उस सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, जो ऐसे पक्षी होते हैं वे सुदूर मतलब दूर की यात्रा करते हैं, उन्हें क्या हम कहते हैं, उन्हीं को हम प्रवासी कहलाते हैं। फैक्ट्रियां एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनावर्त कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है, इस पर चर्चा कीजिए और तथा इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करिए। तो देखते हैं क्या है। नहीं, फैक्ट्रियां एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु कटाई करना न्याय संगत नहीं है। अगर हम फैक्ट्रियां आदि का निर्माण कर रहे हैं तो उससे हम वनों की कटाई करें, ये क्या न्याय संगत है? नहीं, ये न्याय संगत नहीं है। पेड़ों को काटने से ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। जो पेड़ों को हम काटते हैं तो क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन दुर्भर हो जाता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन क्या है, दुर्बल होता जा रहा है। पेड़ों को काटने से ही, पेड़ को जो हम काटते हैं तो इससे वर्षा में भी कमी आती है। पेड़ वर्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जो पेड़ होते हैं वे वर्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वनस्पति जात साल, सौगान, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन। प्राणी जात चिंगारा, चील, गाय, बर्किंग, हिरण, चीत, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्राणी जात हैं। विशेष जात स्पीशीज पौधे और जंतुओं को वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अपने स्थानीय क्षेत्र से हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा दी जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। वनों की कटाई के लिए हमें रोकथाम करके इसका मतलब हरियाली को कैसे योगदान दे सकते हैं, क्या करके हम
सबसे ज़्यादा हमें क्या करें, वृक्ष लगाएं, वनों की कटाई के लिए रोकथाम करके, पार्क बनवा कर। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं हमारा क्या है, वनों उन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। तो देखते हैं इसका उत्तर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, इसे प्रकाश के संश्लेषण द्वारा ये इन्हें CO2 गैस की आवश्यकता होती है, जिससे इनका भोजन बनता है। कम कमी वृक्षों की तरह कम वृक्षों का अर्थ क्या है, CO2 की उपयोग में कमी आना। अगर कम वर्षा होती तो क्या होता है कि हमें पता लग जाता है कि हमारे वृक्षों को CO2 की मात्रा बहुत कम मिली है, तो इसीलिए वर्षा कम हो रही है। तो आना जिसे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि CO2 पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्ण होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। अब प्रश्न नंबर हम 9 देखते हैं, क्या अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए और भारत में रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो देखते हैं, हेमेश राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदर राष्ट्रीय वन उद्यान और जिम राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान आदि। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 10, हमारे कागज की बचत क्यों करनी चाहिए। हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाएं जिनके द्वारा हम कागज की बचत कर सकते हैं। देखते हैं, 1 टन कागज की उत्पत्ति के लिए हमें कितने 17 हरे पौधे काटने पड़ते हैं। अगर हमें एक टन कागज की अगर हमें उत्पत्ति करनी है, तो क्या करने, 17 हरे पौधे लगाते हैं। कागज का 5 से 7 बार पुनः चक्रण हो सकता है। अगर हम कागज को क्या करें, 5 से 7 बार उसका पुनः चक्रण करें, पुनः दोबारा उपयोग करें। इसीलिए हमें कागज को बचाना चाहिए। उपयोग में आए कागज को पुनः उपयोग में लाना चाहिए। जो हमारा कागज हमने एक बार उपयोग किया, उसे दोबारा भी उपयोग में लाया जाना चाहिए और पुनः चक्रण करना चाहिए। इससे वनों के साथ साथ पानी और ऊर्जा की बचत होती है। इससे क्या होती है, वनों के साथ साथ पानी और ऊर्जा की बचत होती है। इससे हानिकारक रसायनों के उपयोग में भी कमी आती। इससे जो हानिकारक रसायन होते हैं उनमें भी कमी आती। दी गई पहली को पूरा कीजिए। जो हमारी पहली दी हुई होगी बुक में, तो उसको हमें पूरा करना है। तो उसे क्या, ऊपर से नीचे की ओर, जो हमारी पहले दी गई उसमें हमें ऊपर से नीचे की ओर भरना है। तो आप अपनी बुक में भर सकते हो। इसमें हमने यहाँ पे समझा दिया है, तो आप देख सकते हो। विलुप्त स्पीशीज की सूचना वाली पुस्तक रेड डाटा बुक होती है। जो विलुप्त स्पीशीज की सूचना वाली पुस्तक को हम क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को किसमें से भिन्नता है, जैव मंडल। बाएं से दाएं की ओर देखते हैं, पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते, क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। विलुप्ति हुई स्पीशीज क्या कहती है, संकटापन कहलाती है। 3 देखते हैं, इस विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली स्पीशीज क्या है, विशेष क्षेत्रीय है। तो यहाँ पे हमारे सारे अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।